कई लोग अपने बच्चों, पति पत्नी, माता पिता या अपने कर्मचारियों की शिकायत लेकर मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। उनमें से ज़्यादातर शिकायतें इस तरह की होती हैं, जैसे पहला, मेरे पति अपने व्यवसाय में ही इतने डूबे रहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी उनके पास वक्त नहीं होता। सवेरे जल्दी घर से निकल जाते हैं और रात को बहुत देर से घर आते हैं। दूसरा, मेरे पति को तंबाकू वाले पान मसाले खाने की आदत है और वो इस आदत को छोड़ते ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तीसरा, मेरी पत्नी बच्चों पर बार बार गुस्सा करती है। बच्चों के मन पर इसका क्या असर होगा यह भी नहीं सोचती। चौथा, मेरी पत्नी टीवी पर ऐसी बेकार सीरियल देखा करती है कि अब उसकी सोच भी वैसी नकारात्मक हो गई है। पांचवा, मेरे पिताजी 80 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी व्यवसाय में दखल अंदाजी करते रहते हैं। मुझे अपने तरीके से काम ही नहीं करने देते। छठा, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी अपने सारे संबंधियों के तमाम प्रसंगों में चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि भागदौड़ और खाने का ध्यान न रखने से वे बार बार बीमार हो जाते हैं। सातवां, मेरी मम्मी मेरी पत्नी को दिन भर टोका करती है और जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं, वो रो रो कर शिकायत करती रहती है। आठवां, मेरी मम्मी का ब्लड शुगर लेवल बहुत ऊंचा है, फिर भी मीठा खाने का मोह नहीं छूटता और बाद में परेशान होती हैं। नौवां, मेरा बेटा दिन भर टीवी और कंप्यूटर में गेम खेला करता है। पढ़ाई की ज़रा सी भी गंभीरता उसमें नहीं है। 10वां, मेरी बेटी ने ऐसी लड़कियों को अपना दोस्त बनाया है जिनके संस्कार कुछ ठीक नहीं है। वो पूरे दिन कान पर मोबाइल धरे रहती हैं। 11वां, हमारी कंपनी का स्टाफ कामचोर हो गया है। कोई अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझता ही नहीं है। 12वां, मेरे कर्मचारी बार बार गंभीर गलतियां करते हैं जिसमें कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन वो लोग एक दूसरे पर आक्षेप प्रति आक्षेप करते रहते हैं। लोगों की ये शिकायतें सुनकर मैं उनसे यह पूछता हूँ कि आप उनकी ये गलतियाँ सुधारने के लिए क्या करते हैं। सामने से उत्तर मिलता है, हम सारी कोशिशें करते हैं, दूसरे लोगों के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं, गुस्सा करते हैं, चेतावनी देते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आता। आप ही बताइए हम क्या करें। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सामने वाले इंसान की भूल को सुधारने के लिए कुछ किया ही नहीं होता। वे लोग जिसे कोशिश कहते हैं वह ज़्यादातर सुझाव ही होते हैं। इस तरह से बार बार सुझाव देते रहने से या टोका करने से गलतियाँ सुधरने के बदले बढ़ती ही जाती हैं। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो सामने वाले इंसान को मुंह चढ़ाकर नाराज़गी के साथ उसकी भूल बताता है। उदाहरण के रूप में, पहला, आपको परिवार से ज़्यादा अपने व्यवसाय की ही चिंता होती है। अगर थोड़ा जल्दी घर आएंगे
तो बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बिता पाएंगे। दूसरा, आप ये पान मसाला खाना कब बंद करेंगे? तीसरा, बच्चों पर गुस्सा क्यों करती हो? चौथा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे बेकार सीरियल मत देखा करो। पांचवा, पापा आप व्यवसाय में यह दखलंदाजी कब बंद करोगे? छठा, इस उम्र में संबंधियों के घर दौड़ कर जाने की क्या ज़रूरत है? सातवां, मम्मी तेरी शिकायत करने की आदत कब जाएगी? आठवां, अब आप ये मिठाई खाना कब बंद करेंगे या नहीं? नौवां, कल से तू कंप्यूटर गेम नहीं खेलेगा। 10वां, ऐसे बेकार दोस्तों के साथ घूमना बंद करके घर में ध्यान दे। 11वां, आप अपनी जिम्मेदारियां कब समझेंगे? 12वां, आपका कोई काम ठीक से नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती ही है। ऐसे बार बार टोकने की आदत को लोग सामने वाले को सुधारने की कोशिश कहते हैं। सामने वाले को टोकने की उनकी आदत और तरीका ऐसा होता है कि सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचती है। ऐसी कोशिशों से अगर सामने वाले इंसान के दिल को ठेस लगती है तो उसमें सुधार लाना मुश्किल हो जाता है। सामने वाले इंसान को सुधारने की कोशिश करते वक्त इतना ख्याल रखना चाहिए कि उसके साथ हमारे रिश्तों में कोई कड़वाहट ना आए या वो हमारे लिए अपने दिल के दरवाजे बंद ना कर ले। उसकी कोई एक भूल बताते वक्त उसकी दूसरी बातें या आदतें जो हमें पसंद ना हो उनका जिक्र गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का कार्य गलत हो सकता है, इंसान नहीं। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। भूल या गलती बताते वक्त हमारा व्यवहार ज़रा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस इंसान को हमसे नफ़रत हो जाए। किसी को उसकी गलती बताने का हमें कौशल्य होना चाहिए। यह एक कला है। अगर इस कला में काबिलियत हासिल कर ली तो आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। हमारा भी काम हो सकता है और सामने वाले को भी फ़ायदा हो जाएगा। भूल उसकी समझ में भी आएगी और रिश्तों में कड़वाहट भी नहीं आएगी। 1775 के साल की बात है। सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव के एक साधारण किसान का बेटा दिलीप अहमदाबाद की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के लिए आया। उस जमाने में अहमदाबाद में पढ़ाई करना बड़ी बात माना जाता था। दिलीप ने इससे पहले कभी शहर नहीं देखा था। गांव की मिट्टी से वो सीधा ही अहमदाबाद की पक्की सड़कें और इमारतें देख रहा था। इतना बड़ा शहर, बड़ी बड़ी सड़कें, महल जैसे भव्य बंगले, सिनेमा घर और कॉलेज की स्वतंत्रता, हॉस्टल के जल से अहमदाबाद को देखकर दिलीप चकाचौंध हो गया। वो भूल गया कि माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए भेजा है। दिलीप तो पढ़ाई छोड़कर मौज मस्ती करने लगा। घूमना, फिल्में देखना, कॉलेज में रोफ जमाना ही उसका जीवन बन गया। अहमदाबाद में रहने वाले उसके एक दूर के रिश्तेदार ने दिलीप के पिताजी को बताया कि दिलीप बिगड़ता जा रहा है। अगर उसे संभाला नहीं गया तो गलत रास्ते पर जाते देर नहीं लगेगी, लड़का हाथ से निकल जाएगा।
दिलीप के पिताजी को दिलीप के बारे में ये जानकर बड़ा आघात लगा। उनको लगा कि मेरा बेटा इतना कैसे बदल गया। अगर वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा तो इंजीनियर कैसे बन पाएगा। अगर वो इंजीनियर नहीं बन पाया तो उसका जीवन क्या होगा। इतनी गरीबी में खून पसीना एक करके उसे पढ़ने के लिए अहमदाबाद भेजा है। अगर वो इंजीनियर नहीं बन पाया तो परिवार को मदद कैसे करेगा। दूसरी ओर अहमदाबाद में रहने वाले उनके रिश्तेदार ने दिलीप को अपने घर बुलाकर समझाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, देखो दिलीप, तुम अहमदाबाद में पढ़ाई के लिए आए हो, मौज मस्ती करने या घूमने के लिए नहीं। कॉलेज के तुम्हारे उस आवारा दोस्तों में से कोई काम नहीं आएगा। ये सैर सपाटे और फिल्में देखना बंद करके पढ़ाई में ध्यान दो, वरना परीक्षा में विफल हो जाओगे। उनकी बातों का दिलीप पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी मौज मस्ती और आवारागर्दी बढ़ती ही गई और वो परीक्षा में विफल हो गया। 3 विषयों में 80 केटी आई। इतना होने के बाद भी पढ़ाई के प्रति वो जरा भी गंभीर ना हुआ। एक दिन दिलीप पर उसके पिताजी का खत आया। उन्होंने खत में लिखा था कि चिरंजीवी दिलीप, तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। तुम अहमदाबाद में अच्छी तरह से सेट हो गए हो ना। वहाँ सब अच्छा तो लग रहा है ना। तुम्हें शायद तो हमारे गांव, घर और परिवार की याद सताती होगी। हमारे लिए तो यह बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में पढ़ने का मौका मिला है। यह सब ईश्वर की ही कृपा है, वरना हमारे नसीब में अहमदाबाद कहाँ लिखा होता। तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता करती है और कहती है कि तुम वक्त पर खाना खाते रहना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। तुम घर की जरा भी चिंता मत करना। हमारे यहाँ अभी तक बारिश नहीं हुई है। बीज बो दिए हैं। अगर भगवान की मर्जी हुई तो बारिश हो जाएगी, वरना उसकी मर्जी। 2 दिन पहले अहमदाबाद वाले तुम्हारे चाचा जमीन के किसी काम से यहाँ आए थे। हमने उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया था। उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे और गलत दोस्तों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है। ऐसी कई बातें बताई, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर वो जरा सा भी सच बोल रहे होंगे तो भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बेटे, मुझे पता है तुम जिम्मेदार इंसान हो। अभी पिछले साल ही चंदू चाचा की बेटी शिल्पा की शादी में सारी जिम्मेदारी तुमने ही तो उठाई थी। गांव में शंभू महाराज के कथा सप्ताह में भी गांव के सारे युवाओं ने 7-7 दिन तक सारा काम संभाल लिया था। वो सारा काम तुम्हारे नेतृत्व में ही हुआ था। गांव के सारे लोग तेरी उस मेहनत को आज भी याद करते हैं। थोड़े बड़े होते ही तुमने मेरे सर से खेतीबाड़ी की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। मैं यह सारी बातें अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर पढ़ाई में तुम अपनी जिम्मेदारी से जरा भी चूक रहे हो तो संभल जाना। मैं तुम्हें
एक कामयाब इंजीनियर के रूप में देखना चाहता हूँ। हमें अभी घर के 2 प्रसंग भी पूरे करने हैं। पक्का घर बनाना है। अगर भगवान की मर्जी हुई तो तुम विदेश भी जा सकोगे। तुम यह कर सकते हो। मुझे इस बात का धैर्य और खुशी है कि तुम पढ़ने में होशियार और जिम्मेदार हो। वजू चाचा की किसी बात का बुरा मत मानना। उनके घर आते जाते रहना। किसी भी बात की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। अगर पैसों की तकलीफ़ हो तो पहले से बता देना। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। तुम्हारे पिता का आशीर्वाद। खत पूरा पढ़ लेने के बाद दिलीप की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो पछतावे के आंसू थे। उसके बाद तो मानो दिलीप की नई जिंदगी शुरू हुई। किसी को उसकी भूल या गलती बताने की यही सच्ची कला है। सामने वाले को बुरा लगे ऐसा कुछ कहने से या करने से उसमें बदलाव नहीं आता। ध्यान रखिए कि जिस बात में उस इंसान की गलती हो उसी बात को लेकर उसकी अच्छी बातों की भी प्रशंसा करिए और बाद में गलती बताइए। शेविंग करने से पहले हम क्रीम लगाते ही हैं ना। भूल ऐसे बताइए कि सामने वाला आपका विरोध ना करे। हमें हथौड़ा छाप बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो इंसान को एकांत में या अकेले में ही उसकी भूल बतानी चाहिए। भूल बताने के बाद उसमें सुधार करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। भूल बताने की ये नई रीत अपनाइए। सच्ची और अच्छी तरह से बताई गई गलती जीवन परिवर्तन का अवसर बन सकती है। धन्यवाद।